हेलो व्यूवर्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉट प्रोवोकिंग है। आप अगर हमास और इजराइल के बीच के रिलेशन को समझना चाहते हैं और क्यों ये सीजफायर हुआ, इसके पीछे की फाउंडेशन क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप लास्ट तक जरूर, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा फैक्ट शेयर करने चल रहे हैं जो अभी तक कहीं पे भी किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर जाएंगे उस पर बात नहीं की गई है। ये गारंटीड है, क्योंकि इस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इजराइल की आर्मी बहुत ताकतवर है, दुनिया ये जानती है। इसके बारे में बहुत ज्यादा मीडिया में प्रोपेगेशन भी होता है, बहुत ज्यादा चर्चा और डिबेट भी होती है। और हमास एक नॉन स्टेट एक्टर है, उसकी जो पावर है, जो मिलिट्री उसकी पावर है, वो डेफिनेटली एक नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर ही है। उसके पास मिलिट्री पावर उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की पावर इजराइल के पास है। एयरफोर्स नहीं है, नेवी नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब 7 अक्टूबर 2023 को मस्जिद अल अक्सा स्टॉर्म लेकर के एक अटैक हमास की तरफ से इजराइल में किया गया, 1200 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई, इजराइल ने ऐसा माना, और 251 हॉस्टेजेस को पकड़ करके हमास गाजा ले आए। उसके बाद इजराइल ने अपना एक ऑपरेशन शुरू किया, एयर स्ट्राइक शुरू करी और ग्राउंड इन्वेजन भी शुरू हुआ। दोनों के जरिए से गाजा को जो है रबल्स में चेंज कर दिया गया, स्टोन एज में कन्वर्ट कर दिया गया। 47,000 पैलेस्टीनियन, जो कि हमास की जो हेल्थ विंग है उसके अकॉर्डिंग ऐसा यह माना जाता है कि 47,000 लोग जो है अब तक उसमें उनकी जाने गई है, शहादत हुई है। अब ये 47,000 लोग कौन थे? जनरली सिविलियंस हैं, ज्यादातर इसमें बच्चे और औरतें हैं। लेकिन अब जब ये पीस डील हो रही है, इससे पहले भी 2 बार शॉर्ट टर्म में पीस डील हुई है जिसमें हॉस्टेजेस को रिलीज किया गया और बदले में पैलेस्टीनियंस को जो है रिलीज किया गया। लेकिन वो 251 जो हॉस्टेजेस ओवरऑल अगर हम बात करें, आज के सिनारियो में भी बात करें, जो सीजफायर होने के बाद इनको कहां रखा गया था? ये थे तो गाजा में। हमास इनको लेके कहां आया था? गाजा में लेके आया और गाजा में ही इनको रखा गया, इनकी सिक्योरिटी की गई, इनका प्रोटेक्शन दिया गया। और इसी गाजा में इजराइल ने इन्वेजन किया, ग्राउंड इन्वेजन हुआ, आईडीएफ अंदर गई, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस अंदर गाजा में गई, जगह जगह गली गली उन्होंने रेड चलाए। और ये सारी चीजें आपने लाइव देखी हैं, आपने इनको टेलीविजन पर देखा है, ट्विटर पर देखा है, फेसबुक पर देखा है, वीडियोस आपके पास मौजूद हैं। और एयर स्ट्राइक भी आपने देखी कि किस तरीके से बिल्डिंग जो है कोलैप्स होती चली गई है। लेकिन ये जो 251 हॉस्टेजेस थे, ये कैसे सिक्योर रहे, ये कैसे प्रोटेक्टेड रहे? और अगर इनकी सिक्योरिटी और इनका प्रोटेक्शन इतना हाई लेवल का था, फिर हमास के जो लड़ाके हैं उनकी सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड क्या होगा? हमास के जो लीडर्स हैं, जो ग्राउंड पे काम कर रहे थे, जो ग्राउंड पर ऑपरेशन को हैंडल कर रहे थे, रन कर रहे थे, मूव कर रहे थे, उनकी सिक्योरिटी का क्या स्टैंडर्ड रहा होगा? इस पर सोचने की जरूरत है। क्योंकि जैसे ही ये सीजफायर हुआ, 3 हॉस्टेजेस को उसी गाजा से निकाल करके हमास के लड़ाके लेकर के आते हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी को दे देते हैं। लेकिन वहां पर इजराइल की आर्मी मौजूद है, वहां एयर स्ट्राइक हो रही है, इसके बावजूद और ना तो वो एयर स्ट्राइक के मारे गए और ना आईडीएफ ही कामयाब हुई कि उनको पकड़ पाती। कुछ लोग कहेंगे कि इंटेलिजेंस के चलते उन्होंने ऐसी लोकेशन पर बम्बार्डमेंट नहीं किया। अगर इस तरह की इंटेलिजेंस थी, आईडीएफ गाजा में मौजूद थी, फिर उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों नहीं चलाया? रेस्क्यू करके इन हॉस्टेजेस को रिलीज क्यों नहीं कराया? उन्हें हमास के साथ सीजफायर क्यों करना पड़ा? तो ये वो सवाल हैं जो वैलिड क्वेश्चन है, जिन पर जरूर इजराइल को जवाब देना चाहिए, इजराइल से जवाब मांगा जाना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस पर गौर फिक्र करना चाहिए कि आखिर हमास का जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, हमास की जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है, क्या वो इंटैक्ट है? और जिसके चलते कहीं ना कहीं इजराइल को भी अब ये रियलाइजेशन हो गया था कि यकीनन उसने तमाम टॉप लीडर्स को जो है किल कर दिया, असैसिनेट कर दिया अपने कोविड मिशन के जरिए से। लेकिन इसके बावजूद हमास ऑपरेशनल था, हमास की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज बनी हुई थी। हॉस्टेजेस को रिलीज कराने का जो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव था इजराइल का, उसमें वो फेल हुआ। और जिसके चलते अल्टीमेटली जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई और जब वो इलेक्शन जीत गए, तब फिर इजराइल को भी ये रियलाइजेशन हुआ कि ये एक सही मौका है कि जब इजराइल के साथ सीजफायर हमास कर सकता है या हमास के साथ इजराइल सीजफायर कर सकता है। क्योंकि हमास तो मई 2024 से ही तैयार था इस बात के लिए कि वो एक इस तरीके का सीजफायर करने के लिए रेडी है, लेकिन जिसमें परमानेंट सीजफायर होना चाहिए, यानी हॉस्टेजेस के रिलीज के बाद किसी तरीके की कोई लड़ाई दोबारा रिज्यूम नहीं होनी चाहिए, परमानेंट एक सीजफायर होना चाहिए। और जो कि इस बार हुआ है। हालांकि ये इंप्लीमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, थर्ड फेज से उसको इंप्लीमेंट होना है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी डाउट क्लियर किया है, लेकिन वो एक अलग विषय है, एक अलग टॉपिक है, उस पर हम अलग से बात कर सकते हैं, उसके लिए अलग आर्गुमेंट हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इतनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज इजराइल के पास हैं
और इजराइल के पास एग्रेसिव कैपेबिलिटीज भी हैं, तब इजराइल क्यों नहीं छुड़ा पाया अपने इन हॉस्टेजेस को और 47,000 लोगों को उसने, आम लोगों को मार दिया, निहत्थे लोगों को मार दिया जो कि आवाम थी। ये एक तरह का जीनोसाइड है। क्या इजराइल की टैक्टिक्स ये थी कि ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को मारा जाए और आम लोगों की नंबर ऑफ कैजुअलिटीज को बढ़ते हुए देख करके हमास प्रेशर में आएगा और इस तरीके से उसके हॉस्टेजेस रिलीज हो जाएंगे? अगर ये स्ट्रेटजी थी तो ये एक बड़ा क्राइम इजराइल की तरफ से बनता है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं ह्यूमंस को टारगेट करके उनको एक शील्ड बना करके अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने की कोशिश की। ये बड़ा सवाल है, इस पर भी गौर फिक्र करने की जरूरत है। और ह्यूमन राइट्स जो कमीशन हैं दुनिया भर के, जो ह्यूमन राइट्स के जो सबसे बड़े आप कहते हैं मैसेंजर अमेरिका, उसको उस पर सवाल उठाना चाहिए कि क्या इंसानों की लाशों का अंबार लगा करके अपने हॉस्टेजेस को रिलीज कराने के लिए इजराइल ने इतना बड़ा बम्बार्डमेंट किया जिसमें बच्चों और औरतों की सबसे ज्यादा तादाद में जो है जाने गई? या फिर ये हमास की एक टैक्टिक्स थी? हमास ने, क्योंकि हमास ने तो अपनी कैपेबिलिटीज दिखा दी हैं, हमास की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज भी इंटैक्ट है, हमास की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज भी इंटैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जब 3 हॉस्टेजेस को भी परसों जब रिलीज किया गया है संडे के दिन, जिस दिन से यह सीजफायर ऑपरेशनल हुआ है, हमास की पुलिस ने पूरे गाजा में अपना एक प्रेजेंस को दिखाया है। वो लगातार वहां पे सर्विलांस कर रहे हैं, लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जो पुलिस का एक नॉर्मल वर्क है कानून और लॉ एंड ऑर्डर का, उसको वो मेंटेन कर रहे हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। 3 हॉस्टेजेस को ला करके उन्होंने दिया और बाकी जो उन्होंने 99 हॉस्टेजेस को रिलीज करने की बात की है, वो भी फेज बाय फेज आते जाएंगे। तो वो हॉस्टेजेस अभी भी गाजा में हैं, गाजा में आईडीएफ की मौजूदगी है, गाजा में एयर स्ट्राइक भी हुई है, लेकिन कहां पर है मोसाद का इंटेलिजेंस? यह भी एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि मोसाद तो अपनी इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है, फिर मोसाद क्यों फेल हो गया इन हॉस्टेजेस का पता लगाने में? और अगर मोसाद को पता था, फिर आईडीएफ ने क्यों नहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया? और ये जो एयर स्ट्राइक्स हुई जिनमें आवाम मारी गई, ये क्यों मारी गई? इसके पीछे की सारी वजहों को समझने की जरूरत है, और इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि ताकि इस पर गौर व फिक्र किया जा सके कि क्या इजराइल जैसा कंट्री, जो कि लगातार बड़ा सेंसिटिव रहा है एंटी सेमेटिक अप्रोच के लिए, क्या वो पैलेस्टीनियंस के खिलाफ इस तरीके का मैसेकर कर सकता है, जिनोसाइड कर सकता है, जिसमें आम लोगों को, बच्चों को, औरतों को टारगेट किया जाए और साथ में अपने हॉस्टेजेस को रिलीज कराने के लिए इस तरीके की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जाए? और हालांकि वो नाकामयाब रही। तो इसके लिए जो एक तरीके का वार क्राइम है, और इस वार क्राइम के लिए क्या इजराइल को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहिए? और गल्फ कंट्रीज, खास करके अरब कंट्रीज जो हैं, उनका रोल बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग रहा है। उन्होंने पूरे वार के दौरान सिर्फ खाना पूर्ति की है, उनका रोल किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि अप्रिशिएबल रहा होगा। हालांकि कतर के इन्फ्लुएंस से, कतर की कोशिशों से ये सीज फायर हुआ है, इसमें इजिप्ट का भी रोल रहा है, लेकिन ये तो एक अलग एस्पेक्ट है, इस पर हमने एक अलग वीडियो भी बनाया है कतर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आई बटन पर भी लिंक है। लेकिन मोटे तौर पर समझने की जरूरत यह है कि इजराइल की आर्मी कितनी वीक है, कितनी कमजोर है, या इजराइल ने जानबूझ करके इतना बड़ा सिविलियन मैसेकर किया, जिनोसाइड किया? इस पर एक इन्वेस्टिगेशन जरूर होना चाहिए। जहां तक इजराइल की कैपेबिलिटीज का बात है, मोसाद डेफिनेटली फेल्योर हुआ है, उसका इंटेलिजेंस हॉस्टेजेस का पता लगाने में नाकामयाब रहा। इसी तरीके से आईडीएफ की अगर बात की जाए तो आईडीएफ ने गाजा में ग्राउंड इन्वेजन जरूर किया, वो गाजा के अंदर दाखिल हुए, लेकिन ये गाजा में जो उनका दाखिल होना था, ये सिर्फ मेन रूट तक था, जैसा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया था। हालांकि अंदर अगर आप इंटीरियर के एरियाज में देखते तो अफगानिस्तान में भी तालिबान का कब्जा बना हुआ था। इसी तरीके से इराक में एक इन्वेजन हुआ था, क्या उसी की कॉपी इजराइल ने की? क्योंकि अगर आप अंदर जाते तो डेफिनेटली आपको कुछ कामयाबी जरूर इन हॉस्टेजेस के रिगार्डिंग मिलती। दूसरी चीज ये है कि हमास की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है वो इंटैक्ट है, हमास की जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं वो आपने देख लिया है कि उन्होंने किस तरीके से इन हॉस्टेजेस को प्रोटेक्शन दिया। और अगर उनके लिए ये प्रोटेक्शन था तो जो हमास की जो ऑपरेशनल विंग है, जो हमास की मिलिट्री विंग है, उसके पास किस तरीके की सिक्योरिटी के इंतजाम रहे होंगे। और गाजा का जो मेट्रो टनल सिस्टम है, जो कि गाजा के एक लोकेशन को दूसरे लोकेशन से जोड़ता है, बहुत ही प्रूफ और बहुत ही मजबूत किस्म का एक सिस्टम है, जिसने कहीं ना कहीं इन हॉस्टेजेस को भी प्रोटेक्ट किया और हमास की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं उसको भी प्रोटेक्ट किया है। तो ये वो चीजें हैं जिसको इजराइल तोड़ने में, खत्म करने में नाकामयाब रहा है। तो कुल मिलाकर के ये अगर देखा जाए तो इजराइल की एक बड़ी नाकामयाबी है। इजराइल की नाकामयाबी के तौर पर उभर करके भी आता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि थर्ड फेज में, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कही है कि ये ऑपरेशनल नहीं रह पाएगा, हो सकता है, उसको डाउट है कि थर्ड जो
फेज आएगा तो उसका इंप्लीमेंटेशन होगा या नहीं होगा। यहां सवाल थर्ड फेज के इंप्लीमेंटेशन का नहीं है, सवाल इसका है कि क्या इजराइल क्या फिर एक ऐसा रिस्क लेगा, क्या इस तरीके का ग्राउंड इन्वेजन करने के लिए उसके पास वो कैपेबिलिटीज हैं जो चाहिए उसको गाजा पर पूरा कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि गाजा में आज की डेट में, जैसा कि अमेरिका के अभी तक के जो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने ये इंडिकेशन दिया था कि हमास की जो स्ट्रेंथ में कमी आई थी इन एयर स्ट्राइक्स के चलते और आईडीएफ की कार्रवाइयों के चलते, उसकी भरपाई हमास ने कर ली है और जितने लोगों को उनको लॉस हुआ था उनका उन्होंने नए सिरे से रिक्रूटमेंट कर लिया है। तो कुल मिलाकर के हमास की प्रेजेंस गाजा में है। गाजा में इजराइल को अपने ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए, क्योंकि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को मस्जिद अल-अक्सा स्टॉर्म का कैंपेन किया था और उसको उन्होंने कैपिटलाइज करने के लिए हॉस्टेजेस को बनाया और उन हॉस्टेजेस को आज उन्होंने कहीं ना कहीं यूज किया है और पैलेस्टीनियंस को रिलीज कराने में और सीज फायर को हासिल करने में भी उसका एक बड़ा रोल रहा है। तो हमास अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब दिखाई पड़ता है, लेकिन इजराइल अपनी स्ट्रेटजी में, अगर आप 7 अक्टूबर के अटैक की बात करें तो वहां मसाद का फेलियर दिखता है, वहां आईडीएफ का फेलियर दिखता है, उनके इंटरनल जो सिक्योरिटी सिस्टम शिनबेट है उसका फेलियर दिखता है। अगर आप देखें हॉस्टेजेस को रिलीज कराने के लिए जिस तरह की इंटेलिजेंस गैदरिंग की जरूरत थी, वहां पर भी इजराइल को नाकामयाबी मिली है, वो उसका फेलियर दिखता है। आईडीएफ ने इन्वेजन किया ग्राउंड, लेकिन वो पूरी तरीके से गाजा पे कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। गाजा में, जैसा कि मैंने बार बार अभी कह रहा हूं, कि उनकी ऑपरेशनल और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज इंटैक्ट है, वो वहां पर मौजूद है, उनकी प्रेजेंस है, तो उसमें भी आईडीएफ को कोई कामयाबी नहीं मिली है। एयर स्ट्राइक से जरूर वो रेबल्स में चेंज हो गया है गाजा, लेकिन उसमें जो जाने गई है वो आवाम की गई है, वो बच्चों की गई है, वो निहत्ते लोगों की गई है और औरतों की गई है। तो कुल मिलाकर के आम लोगों को मार करके उनके पाइल एक तरीके से खड़ी करके उसने हमास पर प्रेशर बनाने की कोशिश इजराइल ने करी, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हुआ और फाइनली उसको जो एक सीज फायर हमास के साथ करना पड़ा। कैसा लगा हमारा एनालिसिस? कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।